अस्सलाम वालेकुम एसपीएससी एस्पायरेंट्स। मैं हूं मुकद्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले आपको दो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में पता होगा कि कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट बन जाए और वो रिएक्शन स्टॉप हो जाए, जैसे हम मीथेन गैस को की कंबस्शन होती है तो एकदम से जली और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बनने के बाद फ़ौरन रिएक्शन स्टॉप हो गया, ठीक। लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते। एक दफ़ा प्रोडक्ट बनी तो दोबारा वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, इस तरीके से दोनों रिएक्शंस हो रहे होते हैं, फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो याद रखें कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इट नेवर गोज टू कंप्लीशन। दूसरा ये कि ये बोथ डायरेक्शन में होगा, यानी फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में होगा, ठीक। इसलिए इसको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लग जाता है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि हमेशा क्लोज्ड वेसल में ही रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ओपन वेसल में इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है और इसको टू वे रिएक्शन कहते हैं और इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इसकी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है। अब देखें, ऐसा होता है कि पहले रिएक्टेंट जो होता है उसके कंसनट्रेशन को अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा मतलब होती है, मैक्सिमम होती है कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से प्रोडक्ट को देखें तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पहले जीरो होती है, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनी आराम आराम से वो मतलब जैसे जैसे रिएक्टेंट कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। अब क्या होगा, अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो दोबारा से ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा होता है कि दोनों की कंसंट्रेशन में अब हमें कोई भी चेंज नज़र नहीं आता। तो वो पॉइंट जहाँ पर कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा, अब उस पॉइंट को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ये केमिकल इक्विलिब्रियम देखने में ऐसा लगता है कि स्टैटिक है, यानी इसमें अब कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन चेंज आ रहा होता है बट इक्वली चेंज आ रहा होता है। जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसी स्पीड से उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है। इस वजह से इसको हम डायनामिक भी कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं कि देखने में भले स्टैटिक हो लेकिन फिर भी रिएक्शन तो हो रहा है ना, दैट्स वाई इट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन देन इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। हमें कोई भी चेंज इन कंसंट्रेशन नजर नहीं आएगा और इस वक्त प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं इक्विलिब्रियम के टाइम पर, ठीक। कैन बी अप्रोच फ्रॉम ईदर साइड, कहीं से भी जो है स्टार्ट हो सकता है ये। खैर अब आते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन के डिफरेंसेस पर। देखें, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन और प्रोडक्ट का दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाना इज कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन। ये लेफ्ट टू राइट जाता है तो ये राइट टू लेफ्ट आता है। इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो वेरी फास्ट होता है क्योंकि रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा मौजूद होती है इस वजह से, जबकि रिवर्स रिएक्शन इनिशियली क्या होता है उसकी स्पीड नेग्लिजिबल होती है और जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो स्लो डाउन होता जाता है और रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। वेज टू रिकॉग्नाइज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ हम या तो देख कर बता सकते हैं, दैट आर कॉल्ड फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में या तो हम कलर में कोई चेंज आया हो और उससे हम बता दें कि अब जो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका है, या तो फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम मालूम कर सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ। जैसे IR एब्जॉर्प्शन, UV एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्बेंस आ जाती है वो हमें बताती है कि कंसनट्रेशन इतनी है। अब अगर एब्जॉर्बेंस लगातार वही आ रही है दैट मीन्स कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी है एंड उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब केमिकल मेथड कौन से होते हैं जिसमें हम Kc की वैल्यू को फाइंड करके बता रहे होते हैं कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ। पहले प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को रख के डिवाइड कर लिया या Kc की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और या फिर दोबारा कर लिया। इस तरीके से रिपीटेड मेजरमेंट लेते हैं Kc की और फिर कंपेयर कर लेते हैं कि अगर एक ही तरह की Kc की वैल्यू आ रही है दैट मीन्स कि केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। केमिकल इक्विलिब्रियम होमोजीनस तब होता है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों एक ही फेज में आ रहे हो, यानी या तो दोनों लिक्विड हो या तो फिर दोनों ही गैसेज हों। हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम कहते हैं जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों डिफरेंट फेजेस में हो। अगर एक रिएक्टेंट जो है वो गैस फेज में है तो प्रोडक्ट जो है लिक्विड फेज में हो, देन इट इज कॉल्ड हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। फिर आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं किस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है। ये कैसे पता चलता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। एक्टिव मास पर आए तो एक्टिव मास यानी मास इन मोल पर DM क्यूब यानी मोलर कंसंट्रेशन। लेकिन एक्टिव मास का यहाँ पर मतलब ये भी होता है कि जो हमने रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिए हैं उनमें से कितने नंबर ऑफ मोल्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, दैट इज कॉल्ड एक्टिव मास। लॉ ऑफ मास एक्शन, नेक्स्ट टॉपिक। ये गर्लबर्ग एंड वॉच ने 1864 में दिया था। इन्होंने कहा था कि जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट पे।
कितना रिएक्टेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरीके से बैकवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक, अगर हम इन दोनों को इक्वल रखें, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ रिएक्शन और प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो इस इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, हम इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो केसी की वैल्यू आ रही है, केसी कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन, जिसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू द बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है। अगर प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करनी है तो आप लाजमी करें, वैसे 7.1, 7.2, 7.3 जो फर्स्ट ईयर की बुक में है, ये तीनों प्रॉब्लम लाजमी सॉल्व कीजिएगा। एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाली हूँ केसी की। अब देखें इसमें, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आप डेटा बनाते जाएं। इन एन एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस 180 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड एंड 138 ग्राम इथेनॉल वर मिक्स्ड। इसके 180 ग्राम्स और इसके 138 ग्राम्स लिए गए। हमें देखें ग्राम्स में चीज़ें नहीं चाहिए, हमें मोल्स में चाहिए, तो हम इसको फ़ौरन से मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे बाय डिवाइडिंग इट विद इट्स मॉलिक्यूलर मास। अब देखो 138 को डिवाइड किया इसी के मास से, दैट इज़ 46, तो आंसर इज 3 मोल, आंसर इज 3 मोल, दोनों साइड 3 मोल्स आ रहे हैं। अब इक्विलिब्रियम को देखें, सॉरी स्टोइचियोमेट्री देखें कि 1 मोल एसिटिक एसिड का 1 मोल इथेनॉल का रिएक्ट करे तो बनता भी 1 मोल है और इसका भी 1 मोल बनता है। अगर इन दोनों के 3 मोल्स ले रहे हैं तो इन दोनों के भी 3 मोल्स बनने चाहिए। लेकिन ये मैं क्या बता रहा है कि अंडर नेसेसरी कंडीशन आफ्टर इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो चुका है तो 60 ग्राम अनयूज्ड एसिटिक एसिड वाज प्रेजेंट। अभी 60 ग्राम्स बची हुई थी जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ। अब 60 ग्राम के बचे रहने का मतलब क्या होता है कि डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, हमें देखना है मोल्स की फॉर्म में कितना बचा हुआ है, 1 मोल जो है वो बचा हुआ है। ठीक, अगर इसका 1 मोल बचा हुआ है यानी कितना मोल कंज्यूम हुआ होगा, 2 मोल्स कंज्यूम हो गए। अब जो कंज्यूम हुए हैं यानी वो किस में कन्वर्ट हुए हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने एस्टर बना लिया और वाटर बना लिया, तो इन दोनों के 2 मोल्स बन गए और इसके बचे 1 मोल। अगर इसका 1 मोल बचा है तो इसका भी 1 मोल बचा होगा, रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री में बता रही है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पे ये कंडीशन आ गई हमारे पास कि 1 मोल इनके बचे हुए हैं और 2 मोल्स इनके बने हुए हैं। अब डायरेक्टली आप केएसपी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सॉरी केसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। concentration of product, that is 2 multiply by 2 divided by concentration of reactant, that is 1 multiply by 1। ठीक, 2 to the 4, 4 divided by 1 is equals to 4, यानी केसी की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। आप 7.2 और 7.1 को भी लाजमी सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपको और भी मेथड प्रोसीजर्स वगैरह समझ में आ जाए। फिर रिलेशनशिप आ रहा है बिटवीन के सी, के पी, के एक्स एंड के ए। अब ये क्या है, देखें अगर हम जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन डिस्कस कर रहे हैं, यानी हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ले रहे हैं, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड के सी। के पी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर टेकन इन गैसेस, सॉरी पार्शियल प्रेशर। जब हम गैसेस जो होती हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसेस में हो तो क्या होगा कि हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर लेते हैं। ठीक, तब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है दैट इज कॉल्ड केपी। के एक्स मोल फ्रैक्शन जब हम यूज़ कर रहे हो तब यूज़ होगा, और के एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, अब आपको ये पता चल गया। अब ये इंटर कन्वर्जन के आपको फॉर्मूलाज तीनों याद कर लेने। इसमें जो नई चीज़ है दैट इज डेल्टा एन। डेल्टा एन का मतलब होता है सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर इसके 2 मोल्स हैं, इसके 1 मोल है, इसके 1 मोल्स है। अब हम क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट के मोल्स को सम कर लेंगे, 2 + 1 = 3 माइनस, और इनके 1 मोल है तो 1 + 1 = 2, 3 - 2 = 1, यानी इसका जो डेल्टा एन है दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ डेल्टा एन की जगह हम 1 रख लेंगे। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ के सी एंड रिएक्शन कोशेंट। के सी का तो पता है कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, लेकिन रिएक्शन कोशेंट को देखें तो उसकी भी सेम ही जो है फॉर्मूला बन रहा है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ पर आई इसलिए शो किया है, आई का मतलब होता है एट एनी इंस्टेंट। हम केसी की जो वैल्यू होती है वो पर्टिकुलरली सिर्फ इक्विलिब्रियम के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन रिएक्शन कोशेंट जो होता है वो एट एनी इंस्टेंट, किसी भी वक्त हम प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से डिवाइड करेंगे तो वो QC कहलाएगा, यानी रिएक्शन कोशेंट। अब इन दोनों से मैं क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक तो हमें डायरेक्शन का पता चलता है, रिएक्शन के डायरेक्शन से क्या पता चलता है, देखें जब भी QC की वैल्यू कम होगी, QC की वैल्यू कम का होना यानी प्रोडक्ट का कम होना, प्रोडक्ट का कम होना यानी रिएक्टेंट का ज़्यादा होना। तो रिएक्टेंट अगर ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट कम होगी, तो क्या होगा, रिएक्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना इज फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन। तो क्या होगा, जब QC की वैल्यू कम हो KC से तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आता है,
व्हेन क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा, और जब क्यूसी की वैल्यू केसी के इक्वल हो तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। इस तरीके से हमें ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के अबाउट भी बताएगी। जैसे कि अगर केसी की वैल्यू बहुत लार्ज आ रही है, जैसे 10 पावर 30, 10 पावर 50 इस तरीके से आ रही है, तो रिएक्शन कंप्लीट होने को है ये हमें पता चलता है, यानी एक्सटेंट पता चल रही है कि कितना किस हद तक रिएक्शन हो चुका है। अगर बहुत ही स्मॉलर वैल्यू आई है, यानी माइनस में वैल्यू आई है -10 -20, यानी रिएक्शन की स्पीड बहुत ही स्लो है। लेकिन अगर इंटरमीडिएट वैल्यू है, यानी 10 पावर 3 आ गया, 10 पावर 2 आ गया, इतनी सी वैल्यू है, इंटरमीडिएट हो रही है वैल्यू, तो फिर मॉडरेट स्पीड के साथ रिएक्शन चल रहा है। तो इस तरीके से हमें क्यूसी एंड केसी को कंपेयर करके एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन भी पता चल सकती है। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। ये ली चैटलियर प्रिंसिपल इस पूरे फैक्टर्स को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है। 1884 में जो प्रिंसिपल आया था ली चैटलियर, अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल जब एक इक्विलिब्रियम में सिस्टम आ जाता है तो हम उसको जब डिस्टर्ब करेंगे, डिस्टर्ब कैसे करेंगे, प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, किसी भी एक चीज़ में हम चेंज ले आएंगे, क्योंकि इन चीज़ों को कॉन्स्टेंट रखना होता है एट इक्विलिब्रियम। तो अगर आप इन चीज़ों में किसी को चेंज करोगे तो सिस्टम अपने आप को शिफ्ट करेगा, ताकि जो चेंज की वजह से इफेक्ट आया उसको ऑफसेट कर सके, उसको नॉर्मल कर सके। ठीक, जब आप एक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो तो आप क्यूसी को डिस्टर्ब करते हो, ना कि केसी के, क्योंकि केसी जो होता है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्यूसी जो है वो फिर भी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट से पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, अब जैसे कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज देखें तो कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट की आपने बढ़ा दी तो जो शिफ्ट करेगा रिएक्शन अपने आप को, वो प्रोडक्ट साइड पे शिफ्ट करेगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा रिएक्शन, ताकि जहाँ पर कमी आई है उसको पूरा कर सके। आपने रिएक्टेंट बढ़ाया तो प्रोडक्ट में कमी आ गई, रिएक्शन आगे गया, फॉरवर्ड गया। प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, ताकि रिएक्टेंट को बढ़ा सके। रिएक्टेंट को कंसंट्रेशन को कम करोगे तो रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ ही आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट में कमी आई है। तो जहाँ पर कमी आती है रिएक्शन हमेशा वहाँ शिफ्ट करेगा। प्रेशर चेंज में आपको ये चीज़ देखनी होती है कि जो प्रोडक्ट के मोल्स हैं उसमें से माइनस कर दे रिएक्टेंट के मोल्स, अगर वो 0 से कम आ रहे हैं तो क्या होगा, रिएक्शन तब आगे जाएगा जब प्रेशर इंक्रीज हो गया, यानी प्रेशर में इंक्रीज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। लेकिन अगर वो जो सम ऑफ मोल्स है, डिफरेंस ऑफ मोल्स है, वो 0 से ज़्यादा है, ठीक, तो आप क्या करोगे कि प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। ठीक, अगर जो नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस है वो 0 के इक्वल आ जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाओ प्रेशर कम करो कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक, अच्छा, अब आते हैं टेम्परेचर के इफेक्ट पर। टेम्परेचर इफेक्ट करता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अकॉर्डिंगली। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो उसमें हीट रिक्वायर्ड होती है, रिएक्टेंट साइड पर रखी जाती है क्योंकि उसमें हीट रिक्वायर्ड है। तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया तो यानी रिएक्टेंट साइड पर तो टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन प्रोडक्ट साइड पर हीट कम हो गई तो रिएक्शन शिफ्ट करेगा आगे की तरफ। लेकिन टेम्परेचर कम करोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर का है तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से बैकवर्ड, डिक्रीज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। कैटेलिस्ट का इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर कोई असर नहीं आता, वो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ा रहा है तो बैकवर्ड रिएक्शन को भी उसी स्पीड से बढ़ा रहा होता है, यानी इक्वल चेंज आते हैं इस वजह से। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं। देखें, अगर हम इसमें नाइट्रोजन या हाइड्रोजन को बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी, अगर अमोनिया को बढ़ा देंगे तो रिएक्टेंट की साइड जाएगा रिएक्शन। प्रेशर चेंज को देखें तो सम ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड पर 2 है, जबकि 3+1 रिएक्टेंट साइड पर 4 है, 2 - 4 यानी -2। तो अगर वैल्यू 0 से कम आ रही है, ये वैल्यू जो है वो 0 से कम है, तो देखें अगर वैल्यू 0 से कम आ रही है तो प्रेशर को इंक्रीज करने से रिएक्शन आगे जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। तो अगर आप इसमें रिएक्शन जो है प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी। टेम्परेचर चेंज को देखें तो ये जो रिएक्शन है इसकी इंथैल्पी बताती है कि ये एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट ज़्यादा बने, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि टेम्परेचर को डिक्रीज करने से रिएक्शन क्या आगे जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है और प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखिए 1 लीटर में जितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व हो सकते हैं उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। किसी भी साल्ट को, किसी भी चीज़ को अगर आप 1 लीटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कितने ग्राम्स जो है उसमें 1 लीटर में डिज़ोल्व हो पा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम कहते हैं जब आप स्पेसिफिकली साल्ट लें, और साल्ट भी कौन सा लें, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट लें और उसका सेचूरेटेड सोल्यूशन बनाएं। सेचूरेटेड सोल्यूशन बनाने के बाद क्या होगा,
स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट का मतलब क्या होता है कि वो कुछ आयंस बनाएगा और बाकी अनआयोनाइज्ड रह जाएगा। अब जो उसने कुछ आयंस बनाए हैं, इन दोनों की कंसंट्रेशन की जो प्रोडक्ट होगी उसको हम कहते हैं सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो क्या प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन of the positive and negative ion each raised to the power of its coefficient is called solubility product। ठीक, अब ये जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है KSP, ये भी सिर्फ डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर, बाकी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती और ये खास तौर पर सेचूरेटेड सॉल्यूशन के लिए होती है। प्रॉब्लम इसकी इस तरीके से आती है कि KSP या तो फाइंड करने का कहते हैं या तो सोल्यूबिलिटी फाइंड करने का कहा जाता है। जैसे ये सवाल है, इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि 25 सेंटीग्रेड पर अगर इनकी सोल्यूबिलिटी 1.43 × 10⁻² है तो KSP की वैल्यू क्या होगी। अब देखें KSP की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर एंड सल्फेट पर। आप टोटल नंबर ऑफ आइंस देखें कितने हैं, 2 सिल्वर है 1 सल्फेट है, यानी टोटल नंबर ऑफ आइंस 3 है। एक बात याद रखें, अगर टोटल नंबर ऑफ आइंस 2 हैं तो आप याद रखो कि KSP की वैल्यू बराबर होगी x² के। अगर टोटल आइंस 3 है तो KSP की वैल्यू इक्वल होती है 4x³ के। अब ये जो x है दैट इज सोल्यूबिलिटी। ठीक, ये सोल्यूबिलिटी है, लेकिन सोल्यूबिलिटी भी मोल्स पर DM³ में। अगर मोल पर DM³ में नहीं है, ग्राम्स पर DM³ में दी हुई है, तो आप पहले उसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, अब देखें इसमें आ रहे हैं 3 आइंस, तो सिंपली कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 4x³ का फॉर्मूला लगेगा। KSP की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 × x की वैल्यू क्या दी हुई है 1.43। पहले ये देखना कि मोल्स में गिवन है या नहीं है, अगर नहीं है तो कन्वर्ट करना है। अगर दी हुई है मोल में तो डायरेक्टली आप इसको पुट कर दोगे × 10⁻², लेकिन इसका क्या लेना है, क्यूब ले लेना है। ठीक, अब यहाँ पर तो हमें कैलकुलेटर की नीड पड़ रही है, वरना अगर पेपर में ऐसा कोई सवाल आता है तो ऐसी वैल्यू होती है जिसको हम इजीली कर सकें। तो इसको जब आप ओवरऑल सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर आया वो यहाँ पर वही आंसर होगा। ठीक, लेकिन अगर हम इस तरीके की प्रॉब्लम देखें जिसमें KSP की वैल्यू गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है कि सोल्यूबिलिटी कितनी होगी, और सोल्यूबिलिटी भी आपसे ग्राम्स में पूछी जा रही है, तो ये 2 स्टेप प्रॉब्लम है। पहले देखें नंबर ऑफ आइंस कितने, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आइंस है 3। ठीक, 3 आइंस के लिए जो KSP की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 4x³। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा कि जो KSP की वैल्यू है उसको डिवाइड कर दें 4 के साथ। ठीक, जब जो आंसर आए उसकी क्यूब रूट ले लें। अब ये जो क्यूब रूट है वो भी हम कैलकुलेटर से लेते हैं, लेकिन अगर ये सवाल आपको ऐसा दिया हुआ है कि इसमें वैल्यूज़ ऐसी हैं आप बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व कर सकते हो, तो क्यूब रूट निकालना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक, अब जैसे क्यूब रूट निकल आई तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वो आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो आंसर जो आएगा वो सोल्यूबिलिटी होगी मोल्स पर DM³ में। ठीक, वो होगी मोलर सोल्यूबिलिटी, हमें ग्राम्स में चाहिए, तो मोल को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जिंक हाइड्रोक्साइड के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मोल से ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये दोनों प्रॉब्लम्स बुक में सॉल्व हुई हुई हैं, आप इसको बुक से भी देख लीजिएगा, मैंने मेथड बता दिया है। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ KSP। तो KSP के एप्लीकेशन पढ़ते हुए एक और टर्म सामने आती है दैट इज आयोनिक प्रोडक्ट। अब आयोनिक प्रोडक्ट भी प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ही है, जैसे KSP था वही जो है वही डेफिनेशन हम आयोनिक प्रोडक्ट ही लिखते हैं। डिफरेंस ये है कि जो आयोनिक प्रोडक्ट होती है वो सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड दोनों सॉल्यूशन के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन जो KSP का कंसेप्ट है, KSP कांस्टेंट जो है वो सिर्फ सेचूरेटेड सॉल्यूशन के लिए यूज़ कर सकते हैं इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो अगर KSP की वैल्यू आयोनिक प्रोडक्ट से ज़्यादा आ रही है तो वो सॉल्यूशन कहलाता है अनसेचूरेटेड सॉल्यूशन, यानी इसमें अभी और सोल्यूट डिसॉल्व करने की एबिलिटी है और इसमें प्रेसिपिटेशन नहीं बनती। अगर KSP की वैल्यू QS के इक्वल आ रही है, आयोनिक प्रोडक्ट के इक्वल आ रही है, तो वो सॉल्यूशन सेचूरेटेड कहलाता है, यानी इसमें अब रिएक्टेंट अंदर जाने की या डिसॉल्व करने की एबिलिटी नहीं है और इसमें भी PPT नहीं बनती। अगर KSP की वैल्यू ग्रेटर देन QSP आ रही है तो वो सॉल्यूशन सुपर सेचूरेटेड है, यानी अब हीट करने से ही उस पर सॉल्यूशन जो है डिसॉल्व हो सकते हैं, सॉल्यूट जो होता है वो हीट करने से ही डिसॉल्व हो सकता है और इसमें प्रेसिपिटेशन फॉर्म्ड होते हैं इन अ सुपर सेचूरेटेड सॉल्यूशन। लास्ट टॉपिक इज कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट की डेफिनेशन समझने से पहले देखें, एक स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट ले लें या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जिसकी पूरी तरीके से आयोनाइजेशन ना होती हो, तो क्या होगा कि कुछ हिस्सा इसका आयंस बनाएगा लेकिन कुछ हिस्सा इसका अनआयोनाइज्ड रह जाता है। अब अगर इसमें आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं,
जो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाता हो। अब अगर आप इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, लेकिन शर्त यह है कि उसका एक आयन इसके किसी भी एक आयन से कॉमन हो, जैसे इसका Cl- जो है वो इसके Cl- से कॉमन है। तो अगर आप एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हो, तो पहले से ही इसकी इतनी अच्छी डिसोल्यूशन नहीं थी, लेकिन अब इसकी डिसोल्यूशन और कम हो जाएगी, यानी सोल्यूबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज अफेक्टेड बाय द सोल्यूबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एडवर्स इफेक्ट आएगा। जैसे NaCl डालेंगे आप, तो यहाँ पर Cl की कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगी। जब प्रोडक्ट साइड पर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट करेगा? बैकवर्ड यानी दोबारा से क्या चीज़ बनने लगेगी? AgCl, यानी दोबारा से AgCl की जो सोल्यूबिलिटी थी वो डिक्रीज हो गई। सो कॉमन आयन इफेक्ट यानी डिक्रीज इन द आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयोनाइजेशन में डिक्रीज आ जाए बाय द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आप इससे रिलेटेड MCQs को सॉल्व करें और फिर एटलीस्ट 50 MCQs सॉल्व करें, उस पर 75 रिजल्ट अगर नहीं आ रहा तो आप इसको और ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बुक की एंड में जितनी भी प्रॉब्लम्स गिवन है उनको भले ही कैलकुलेटर से सॉल्व करें, लेकिन बेहतर यह है कि बगैर कैलकुलेटर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाएं और फिर MCQ सॉल्व करते रहें। थैंक यू सो मच।